हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे बेस इक्विवेलेंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहें तो इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर n और एक इंटीजर m गिवन होगा और इस गिवन इंटीजर n को हमें 2 से लेकर के 32 तक के बेस में कन्वर्ट करके देखना है कि उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने आ रहे हैं और यदि उसमें नंबर ऑफ डिजिट का फ्रीक्वेंसी m के इक्वल है अब उस केस में हम यस आउटपुट करेंगे, नहीं तो नो आउटपुट करना है इस प्रॉब्लम में। इस बातों को बेटर वे में समझने के लिए आप यहाँ पर एग्जांपल फर्स्ट देखें। यहाँ पर हमें n का वैल्यू 8 गिवन है और m का वैल्यू 2 गिवन है। यदि आप 8 को बेस 3 में कन्वर्ट करें तो वो 22 होगा और इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास 2 डिजिट है और m का भी वैल्यू 2 है, तो इस केस के लिए हमारा आउटपुट यस हो जाएगा। सिमिलरली यदि एग्जांपल 2 को आप देखें तो 8 को आप 2 से लेकर के 32 के बीच में ऐसा कोई बेस नहीं है जिसमें आप कन्वर्ट करें और उसमें नंबर ऑफ डिजिट 3 आए, तो इसके लिए यहाँ पर आपको नो आउटपुट किया गया है। इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास कंस्ट्रेंट जो है वो n का मैक्सिमम वैल्यू 10⁹ हो सकता है और m का मैक्सिमम वैल्यू 32 हो सकता है और हमें इसे लॉग एन टाइम में सॉल्व करना है यूजिंग कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। तो चलते हैं इस बातों को हम कैसे सॉल्व कर पाए ये देखते हैं। यदि आपको बाइनरी सर्च ऑन आंसर सीखना है तो ये प्रॉब्लम आज आपके लिए है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी नंबर को किसी भी बेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए 10 को हम चाहते हैं बेस 2 में कन्वर्ट करना, तो आप इस 10 नंबर को तब तक डिवाइड करते जाइए 2 से जब तक इसका कोसेंट 0 ना हो और रिमाइंडर को आप राइट साइड में लिखते जाइए। जैसे यहाँ पर 2 से डिवाइड करें 10 को तो हमारा कोसेंट 5 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। फिर इसको यदि आप 2 से डिवाइड करें तो कोसेंट हमारा 2 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगेन इसको डिवाइड करें तो हमारा कोसेंट 1 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा और फिर यदि डिवाइड करें तो हमारा कोसेंट 0 हो गया और रिमाइंडर 1 हो गया। और इसको यदि आप रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवर्स करके प्रिंट कर दें, जैसे यहाँ पर 1 फिर 0 आएगा और फिर 1 आएगा और फिर 0 आएगा, तो ये हमारा हो गया 10 का बेस 2 का रिप्रेजेंटेशन और जो कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी कहलाता है। सिमिलरली यदि आप 26 को चाहते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, हेक्साडेसिमल फॉर्म में आप जानते हैं कि 16 बेस का होता है, मतलब 16 डिफरेंट डिजिट का कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल है और उसमें एक ही डिजिट रहता है। जैसे बाइनरी में आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 0 1 रहता है। डेसिमल सिस्टम में हमारा 0 to 9 होता है और इसमें आप देखें कि हर एक में डिजिट जो है वो सिंगल डिजिट है। सिमिलरली हेक्साडेसिमल में भी हमारा 0 से लेकर 9 तक होता है और उसके बाद A से लेकर F तक होता है। A हमारा 10 को रिप्रेजेंट करता है, सिमिलरली F हमारा 15 को रिप्रेजेंट करता है। अब यदि आप 26 को 16 बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 16 से हमें डिवाइड करना होगा और कोसेंट जो आएगा से यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोसेंट हमारा 1 आएगा और रिमाइंडर हमारा 10 आएगा और फिर यदि इसको आप डिवाइड करें तो कोसेंट 0 आ गया और रिमाइंडर 1 आ गया। अब यदि आप इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करें तो पहले 1 आएगा और फिर 10 और 10 का हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन A होता है तो A यहाँ आ जाएगा, मतलब हेक्साडेसिमल में 26 का रिप्रेजेंटेशन 1A होगा। अब यहाँ पर मेन पॉइंट फोकस करने की बात ये है कि इस 10 को आपने क्या किया, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। मतलब अब आप ये इजिली कह सकते हैं कि यदि आप किसी भी नंबर n को m बेस में यदि आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जब तक n को डिवाइड m से हम करेंगे और उसका कोसेंट 0 ना आ जाए तब तक ये काम हमें करना होगा और हर एक टाइम जो हमारा कंट्रीब्यूशन डिजिट का होगा वो 1 का होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 का ही कंट्रीब्यूशन रहा डिजिट में। यहाँ पर भी 1 काउंट ही हमारे डिजिट
में इंक्रीज हुआ है। 26 को यदि आप 16 बेस में कन्वर्ट करते हैं जो कि 1 है यहाँ पर, और 10 के लिए ए है यहाँ पर। और इस प्रॉब्लम में यदि आप समझें तो हमें 2 से लेकर 32 बेस तक ही कन्वर्ट करना है किसी भी नंबर को, और चेक करना है कि क्या उसमें जो डिजिट आया है उसका काउंट m के इक्वल है या नहीं है। तो हम सिंपली जो नंबर n गिवन होंगे उसको 2 से लेकर के 32 के बेस में कन्वर्ट कर देंगे, और हर एक केस में देख लेंगे कि क्या हमारा काउंट ऑफ डिजिट जो है उस बेस में m के इक्वल है। यदि होगा तब यस रिटर्न कर देंगे, नहीं तो नो रिटर्न कर देंगे। तो चलते हैं इसी बातों को हम कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने C++ कोड डिस्कस किया है। यहाँ हमें बेस इक्विवेलेंट फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। इसमें आप देखें तो हमने एक फॉर लूप रन किया है जो कि 2 से लेकर के 32 तक रन कर रहा है, और हर एक केस में डेसिमल टू बेस जो n नंबर गिवन है उसका हम कन्वर्ट किए हैं i बेस में, और काउंट ये हमें बताएगा कि उसमें कितना डिजिट आया है। यदि m के इक्वल आएगा तो रिटर्न यस कर देंगे, नहीं तो नो रिटर्न कर देंगे। और अब ये देखते हैं कि डेसिमल टू m बेस फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। इसमें हम सिंपली n को m में कन्वर्ट करना है। तो जब तक हमारा n ग्रेटर देन 0 होगा तब तक हम n को डिवाइड करते गए हैं m से, और हर एक टाइम उससे पहले एक काउंटर इनिशियलाइज किए हैं 0 से, और काउंट को इंक्रीज करते गए हैं बाय 1, और लास्ट में इसी काउंट को रिटर्न कर देंगे जो कि नंबर ऑफ डिजिट हमें बताएगा। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन होता है इस लैंग्वेज में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टोटल टेस्ट केस पास हुआ। अब यदि इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लूप 30 टाइम रन कर रहा है, तो 30 से मल्टीप्लाई किए हैं, और उसके अंदर डेसिमल टू बेस में कन्वर्ट करने के लिए log n टाइम रन होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम n को m से डिवाइड करते गए। एक्चुअली ये log n बेस m होगा। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ये हो गया, और स्पेस तो हम यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा काउंट को स्टोर करने के लिए कर रहे हैं, तो सिर्फ कांस्टेंट ही स्पेस रहा हमारा। अब हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में बाइनरी सर्च ऑन आंसर कैसे अप्लाई हो सकता है। ऐसे ये कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारा जिसमें सॉल्व करना था उसी में ही सॉल्व हुआ है, लेकिन बाइनरी सर्च ऑन आंसर अप्लाई करेंगे तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बाइनरी सर्च ऑन आंसर कब अप्लाई किया जाता है। बाइनरी सर्च ऑन आंसर उस केस में अप्लाई होता है जिस केस में आपको ट्रेंड मिले कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे इस केस में यदि आप देखें तो हम 24 को 2 से लेकर के 32 के बेस में कन्वर्ट किया है, और उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो इस साइड हमने लिखा है। अब यहाँ पर आप देखें इस ट्रेंड में कि हमारा जो नंबर ऑफ डिजिट है वो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बेस में 24 5 डिजिट कंट्रीब्यूट करता है, 13 में इसका डिजिट 2 हो जाता है। तो हम सिंपली एक लो पॉइंटर 2 से रखेंगे और हाई पॉइंटर 32 पर रखेंगे, और मिड का वैल्यू फाइंड करेंगे, और उस टाइम हम देखेंगे कि क्या हमारा नंबर ऑफ डिजिट m के इक्वल है जो थ्रेशोल्ड वैल्यू हमें की। और यदि m के इक्वल आ गया उस केस में हम सिंपली रिटर्न यस कर देंगे, और नहीं तो हमारा m से लेस आ सकता है। यदि m से लेस आएगा उस केस में हम अपने हाई जो वैल्यू है उसको पीछे करना होगा, क्योंकि हमें जो नंबर ऑफ डिजिट है उसको इंक्रीज करना है, और पीछे जाने पर हमारा इंक्रीज हो रहा है। और यदि ग्रेटर आता है m से तो हम अपने लो पॉइंटर को आगे शिफ्ट करेंगे जिससे हमारा नंबर ऑफ डिजिट डिक्रीज होगा। तो ऐसा ही हम लॉजिक चलते हैं, अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके लिए हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें डेसिमल टू m बेस फंक्शन सिमिलर वेज में वर्क करेगा, और बेस इक्विवेलेंट फंक्शन के अंदर ही हमें वर्क परफॉर्म करना है। उसके अंदर हम लो पॉइंटर और हाई पॉइंटर हमने इनिशियलाइज किया है, लो को 2 से और हाई को 32 से, और फिर हम व्हाइल लूप रन कर रहे हैं जब तक हमारा लो लेस देन इक्वल टू हाई है। और इस लूप में आते ही हम फाइंड कर रहे हैं कि मिड वैल्यू हमारा क्या है, और मिड वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग n का नंबर ऑफ डिजिट कितना है वो हम काउंट ऑफ डिजिट में फाइंड कर लिए हैं इस फंक्शन के यूज से। और फिर हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो काउंट ऑफ डिजिट आया है वो m के इक्वल है।
यदि इक्वल होगा तो यस रिटर्न कर देंगे, नहीं तो लेस होगा तो हम हाई को पीछे शिफ्ट करेंगे, अदरवाइज लो को आगे शिफ्ट करना होगा, क्योंकि हमें काउंट ऑफ डिजिट इस केस में डिक्रीज करना है, जो अभी एक्चुअली आया है, और वो हमें आगे जब बढ़ेंगे तभी डिक्रीज हो पाएगा, इसीलिए हम लो को mid+1 से अपडेट कर दिए हैं। और लास्ट में हम नो रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें कभी ये कंडीशन मिला ही नहीं। तो इस कोड को सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टोटल टेस्ट केस पास किया, और ये टाइम जो टेक कर रहा है वो सिर्फ 0.1 सेकेंड टेक कर रहा है। अब यदि इस कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालाइज करना चाहे तो आप देख सकते हैं डेसिमल टू एम बेस तो सेम फंक्शन है हमारा, जो कि log n बेस एम टाइम टेक करेगा। और ये जो हमने फैक्टर फॉर लूप 2 से 32 तक रन कर रहे थे, 30 फैक्टर ले रहा था, ये अब log 30 हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे हैं। तो ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारा log 30 इंटू log n हो गया, और स्पेस हमारा कांस्टेंट ही रहा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट कोड के लॉजिक और बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई करते हैं ऑन आंसर, ये आपको समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस कोड के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं, और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।